हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 15 डेज मैराथन सीरीज का ये है डे 5 एंड चैप्टर नंबर 5। मैं हूं आपकी एडुकेटर पर्ल बत्रा एसएसटी की एट रैंक प्लस। हमने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं सिविक्स में, जिसमें हमने पावर शेयरिंग पढ़ लिया है, हमने फेडरलिज्म भी पढ़ लिया है, हमने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट भी पढ़ लिया है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लिया है और ये है आपका सिविक्स का लास्ट, पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप में से बहुत लोग, आप लोग सब ये क्लास संडे को देख रहे हो, 4 दिन में 4 चैप्टर्स, एक चीज कवर्ड। जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो तो इतने डिटेल से करवाए हैं क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ दी चीजें आती हैं। और चैप्टर 4 जो है, जो कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाएं क्योंकि उसमें से पेपर का पोर्शन बहुत कम रहता है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी थ्योरी कवर है, तो यू कैन चेक दैट। उसके बाद आते हैं हम 5th चैप्टर पे विच इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर का भी वेटेज इतना नहीं रहता है, पर मेरे को पता है आप लोग इस सेशन में बैठे हो तो आपको 100 ही लाने हैं एसएसटी में, और 100 लाने के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। We are not gonna leave any single chapter, any single heading, any single picture, क्योंकि हमें फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं। हमारा टारगेट 95 है ही नहीं, हमारा टारगेट तो 100 है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो 15 डेज मैराथन में हम करने वाले आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है। पूरी कोशिश रहेगी कि जितने क्वेश्चन मैं लाई हूँ उससे सारी चीज़ें कवर हो जाएं। आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं। मैं अपनी सारी सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपको करवाती हूँ ताकि आपको फ्यूचर ईयर भी क्वेश्चन पता लग सके, और प्रीवियस ईयर तो कवर हो ही जाएगा। कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि इसमें आपको साथ साथ बताती रहूं। कॉम्पिटेंसी के लिए फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत जरूरी हैं, पर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सीबीएसई का पता नहीं है, इससे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। इसका वैसे इतना पोर्शन नहीं होता है अगर प्रीवियस ईयर एनालाइज करें तो, बट मैं और आप, हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम फोड़ के आने वाले हैं। चलो आ जाओ। डेमोक्रेसी के आउटकम, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो सबसे पहला टॉपिक, इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या करती है, क्या डेमोक्रेसी रीजनेबल है, जस्टिफाइड है, और क्या डेमोक्रेसी हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करती है। तो इंडिया में जैसे कि डेमोक्रेसी है, तो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें हम लोग कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, उसके अलावा हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। चैप्टर का नाम ही है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब आउटकम्स की बात होएगी तो क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं और क्या नेगेटिव आउटकम्स हैं, यहाँ पे दोनों की बात होएगी। विच इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। रिमोट उठा रही थी। उसके बाद हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, डेमोक्रेसी के आउटकम्स को कैसे असेस करते हैं। डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन। ऐसे अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी इक्वालिटी इंश्योर करती है। हाउ डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वालिटी, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेट ऑफ रूल्स है, दैट मीन्स यू एंड मी, वी बोथ आर इक्वल। फिर है एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यस, थ्रू फंडामेंटल राइट्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंश्योर्ड। अगर किसी को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी, वी कैन गो टू द कोर्ट्स। इससे डिग्निटी इंश्योर होती है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यस, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है कैसे, थ्रू इलेक्शंस। यस, कैसे, थ्रू इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है क्योंकि हम लोग सिलेक्ट करते हैं हमारे लीडर्स को। आज मैंने 9th क्लास की क्लास ली थी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, वो और ये चैप्टर बहुत सिमिलर है। आप सब ये पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नया नहीं है, वही सब रिपीट हो रहा है जो आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स में पढ़ा है। फिर है प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। यस, पब्लिक रीजनिंग, डिबेट, डिस्कशन, वी आर फ्री टू एक्सप्रेस, इसीलिए वी कैन रिजॉल्व आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर है allows room to correct mistakes।
हाउ कैन यू करेक्ट मिस्टेक्स? नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो आप उन नेताओं को वापस इलेक्ट नहीं करोगे। अगर आपको मेरे पीछे से आवाज आ रही है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास, इसीलिए ये दिक्कत है। डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? वाई डेमोक्रेसी? इस पे क्वेश्चन आएगा। 5 मार्कर इस पे आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्यों। तो उसमें आप ये सब लिखोगे, इससे इक्वालिटी इंश्योर होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है, एवरीवन गेट इक्वल चांसेस टू गेट इलेक्टेड, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक एंड वी हैव अ गवर्नेंस का फ्रेमवर्क। चलो आ जाओ। उसके बाद चैलेंजेस इन असेसिंग डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला चैलेंज है डेमोक्रेसी में, वो है गैप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। यस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में गैप का मतलब है कि कहने को कुछ और करने को कुछ और। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर एक साइड की चीज बताऊं तो, कि ऐसा नहीं है। एवरी सिस्टम, जहाँ पे मोनार्की है वो भी फ्लॉड है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है वो भी फ्लॉड है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बट स्टिल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बात आपको माननी पड़ेगी, बिकॉज यू एंड मी आर इक्वल। I am speaking here, you are watching this, so we have the right to do the stuff we want to do. तो गैप तो होएगा ही, क्योंकि डेमोक्रेसी ऑफ्टन फेसेस अ गैप। यस, जरूरी नहीं है कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक्सप्लॉइटेशन से बचा ही लेगा। तो बेसिकली मतलब ये है कि जो बोला जाता है जरूरी नहीं है कि वैसा हो डेमोक्रेसी के बारे में, और हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी देखते हैं। डेमोक्रेसी वेरीज अक्रॉस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यस, बिल्कुल, जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी है, वो इंडिया की डेमोक्रेसी ऐसी इसलिए क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है। जिस लैंड में कम डाइवर्सिटी होगी, होमोजेनस चीजें होंगी, वहां की डेमोक्रेसी डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करी जाएगी। फिर है सिटीजन एक्शन रिक्वायर्ड। यस, democracy creates conditions for achieving goals but citizen must act to fulfill them. yes, बिल्कुल, जैसे कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज सुना होगा, तो डेमोक्रेसी में फंडामेंटल ड्यूटीज मिलते हैं, बट वी सिटीजंस हैज टू फुलफिल दोज ड्यूटीज। ओके, ये थे हमारे चैलेंजेस असेसिंग डेमोक्रेसी। उसके बाद हाँ, योद्धा क्रैश कोर्स। जिसको भी योद्धा क्रैश कोर्स के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं, योद्धा क्रैश कोर्स आपको सिर्फ 999 में मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आपने अभी तक ऐसा है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी नहीं हुई है और आपको कुछ कम आता है, ज़्यादा आता है, जैसा भी आता है, अगर आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी मेरे साथ, प्रियल मैम के साथ, आंचल मैम के साथ, खुशबू मैम के साथ और हमारे अपने AKR सर के साथ। तो आपको सबके साथ एक पर्सनल मेंटरशिप, 2 सेशन होते हैं। आपको आगे पैकेजेस आप देख सकते हो ऐप पे जाके, वेबसाइट पे जाके। तो आपको मिलते हैं मेंटरशिप, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, योद्धा टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिलेगी। उसके अलावा हम लोग सब एक एक टॉपिक वापस कवर करेंगे सिर्फ 10 या 15 दिन के बीच में। तो प्लीज डू ज्वाइन दी योद्धा क्रैश कोर्स। आते हैं हम आगे। उसके बाद इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस हेडिंग पे, इस हेडिंग पे ही क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, हाउ डेमोक्रेसी इज ट्रीटेड एज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो उसमें आपको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये पूरा का पूरा लिख कर आना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, जो हम उनके पास प्रॉब्लम रख रहे हैं वो उसको सॉल्व करी होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए सिटीजन्स के लिए, और गवर्नमेंट इलेक्ट होनी चाहिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से। और सिटीजन के पास राइट है क्योंकि हमने उन लोगों, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हमने आप लोगों को इलेक्ट किया है, सो वी कैन क्वेश्चन यू। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। फिर है एफिशिएंसी डिबेट, ठीक है। इसमें अब ये आता है फर्स्ट पॉइंट, आपको इसको कीवर्ड में, आप इस आंसर को 4 पार्ट्स में लिखोगे। पहले लिखोगे की एक्सपेक्टेशन, फिर उसके अंदर 1.1, 1.2 ये हो गया, फिर आप लिखोगे एफिशिएंसी का डिबेट 2.1, 2.2 ये हो गया, ठीक है। तो ये हेडिंग है और ये इसके अंदर की सब हेडिंग्स है। एफिशिएंसी डिबेट में वो कहता है कि नॉन डेमोक्रेसीज में मेक क्विक डिसीजंस। यस, अब देखो डेमोक्रेसी जहां नहीं होएगी, चाइना जैसी कंट्रीज में, कोरिया वगैरह में डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का मतलब है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबकी राय ले जाती है तो डिसीजंस बनने में टाइम लगता है। लेकिन माना यहाँ हमारे इंडिया में भी डिसीजंस बनने में टाइम लगता है, एक एक बिल पास होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। जैसे विमेन वाला बिल है, जो नारी शक्ति वाला बिल है, 1/3 रिजर्वेशन वाला, उसमें इतना टाइम लगा, बट वो रिजल्ट्स कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो इसमें ये कहना चाहता है कि नॉन डेमोक्रेसी में पब्लिक
पब्लिक जो है, पब्लिक की एक्सेप्टेंस नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया में देयर इज पब्लिक एक्सेप्टेंस, जैसे कि फार्म लॉज हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आए थे तो कितना प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद डेमोक्रेसी में टाइम लगता है, डेलिब्रेशन में, निगोशिएशन में, और इसके बाद टाइम लगता है लेकिन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। इसका एग्जांपल बता चुकी हूँ, 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रैक्टिसेस इन डेमोक्रेसी, फिर प्रैक्टिसेस इन डेमोक्रेसी में क्या आता है, हम इसको शुरू से 9th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो। इट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पब्लिक डिबेट्स होते हैं, सबको सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इस पे अगर क्वेश्चन आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, मजदूर किसान शक्ति संगठन का एक मूवमेंट था, उसके बाद आरटीआई आया था 2005 में। आरटीआई के तहत आप किसी भी, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होता है, आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को जाके एक आरटीआई उनके ऊपर डाल सकते हो कि भैया मुझे तो ये चाहिए। आप चाहो तो सीबीएसई का भी आपको लगता है ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, तो आप उनको आरटीआई डाल सकते हो एंड दे हैव टू रिप्लाई यू। और आप आरटीआई ऐसे नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन पे डाल लो, ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो आपको आरबीआई के ऊपर डालनी है आरटीआई, वहां आप नहीं डाल सकते हो, या आपको मान लो सीबीआई पे डालनी है, तो आप पर्सनल चीजें नहीं मंगवा सकते हो, लेकिन समथिंग विच शुड बी डिस्क्लोज टू द पीपल वो आप पता कर सकते हो। फिर है लिमिटेशंस। Yes, their corruption and unresponsiveness persist. However, democracies are legitimate. They reflect people's will. देखो, डेमोक्रेसी में है तो करप्शन तो होगा, करप्शन तो मोनार्की में भी है, हर जगह है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। बट स्टिल डेमोक्रेसी इसलिए लेजिटिमेट है क्योंकि आपका और मेरा राज है, हमारा जो डिसीजन है या जो हमारा ओपिनियन है वो परसिस्ट करता है समाज में। ठीक है, आ जाओ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हेडिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन है हमारी कि डेमोक्रेसीज में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए है, पर अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ योर एनसीईआरटी वो कहता है कि डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर ग्रोथ रेट्स। हाँ, क्योंकि लेकिन अगर देखा जाए फिर आगे जो बुक में कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ इस पे बेसिस नहीं होता इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि कौन सा देश डेमोक्रेटिक है और कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक है। इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि पॉपुलेशन एंड ग्लोबल स्टडीज। हाँ ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ इस पे बात नहीं करती है कि आप डेमोक्रेसी हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, इट हैज वेरियस अदर फैक्टर्स एज वेल, पर आप ये लिख कर आओगे डेटा। उसके बाद है डेमोक्रेसी एग्जिबिट सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटी। यस, जैसे कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील और डेनमार्क एंड हंगेरी, डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी का एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया गया है। फिर भी डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड फॉर इट्स पॉजिटिव। हाँ, इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसीज में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज़्यादा होती है। फिर उसका एक पॉइंट ये है कि अगर डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज़्यादा होती है तो सिर्फ डेमोक्रेसी रीज़न नहीं है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज़्यादा होने का, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज वर्क करती हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये कहा जाता है, ये एग्जाम्पल देखिए कि कंक्लूजन ये है कि डेमोक्रेसी के और भी पॉजिटिव आउटकम्स है, हम सिर्फ इकोनॉमिक चीज तक सीमित नहीं रह सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लगता है कुछ नया है तो। फिर आ जाओ नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन केस ऑफ डेमोक्रेसी। इन केस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ये आता है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की बात करते हैं। वो कहता है पॉलिटिकल इक्वालिटी को एग्जिस्ट विद ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, अल्ट्रा रिच कंट्रोल डिसप्रोपोर्शनेट वेल्थ, द पुअर ऑफ्टन स्ट्रगल टू मीट बेसिक नीड्स। ये तो आप इंडिया में देखते ही हो कि जो एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, यानी कि जो सिर्फ रिच पीपल हैं, वो ही सब कुछ डोमिनेट करके बैठे हैं। ओनली रिच पीपल डोमिनेट द होल सोसाइटी। देखा नहीं अंबानी जी ने कितना खर्चा किया है शादी पे, सबको बुला लिया उन्होंने। तो रिच पीपल डोमिनेट करते हैं पूरी सोसाइटी को, लेकिन जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके पास ब्रेड और बटर का भी पैसा नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इंडिया के केस में
पॉवर्टी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है एंड डेमोक्रेटिकली फॉल्स शॉर्ट इन एड्रेसिंग। माना इंडिया में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यस अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, हमने उनको इलेक्ट भी डेमोक्रेटिकली किया है, माना वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है, फिर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। उसके में आप बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि बांग्लादेश में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में रह रही है ड्यू टू अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है फिर भी। उसके बाद आ जाओ, अभी बांग्लादेश की एक लीडर भी फ्ली कर गई थी, उसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में। फिर है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में एक्सपेक्टेशन, पेन सुंदर नहीं है यार, एक्सपेक्टेशन एडवांटेजेस, एक्सपेक्टेशन एडवांटेजेस, कंडीशन फॉर सक्सेस, ये तीनों चीजें पढ़ने वाले हैं हम। देखो एकोमोडेशन फॉर सोशल डाइवर्सिटी, जब एक डेमोक्रेसी है जैसे कि इंडिया, वहां पे बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उन सबको एकोमोडेट किया जाए। इसका एग्जाम्पल आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विच वॉज बेल्जियम। आपने पढ़ा था कि बेल्जियम में कैसे कितनी डाइवर्सिटी थी, फिर भी बेल्जियम की गवर्नमेंट ने एकोमोडेट करा एथनिक डिफरेंस को, जबकि श्रीलंका में माइनॉरिटीज को दबाया गया। श्रीलंका में क्या हुआ था, सिन्हाला लैंग्वेज को ही आगे लाया गया, उसको ही डोमिनेटिंग बनाया गया। ठीक है, तो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि डेमोक्रेसी शुड प्रमोट हार्मोनियस सोशल लाइफ। यस, अगर हम लोग डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट फिर भी हमारी जो नीड्स हैं उनको एकोमोडेट किया जाए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डेमोक्रेसीज डेवलप मैकेनिज्म टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। यस, और वो मैकेनिज्म्स कौन से हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंस हैंडल कर सकते हो? मैकेनिज्म कौन से हैं? सबसे बड़ा मैकेनिज्म है राज्यसभा। राज्यसभा कैसे मैकेनिज्म है? बिकॉज वहां पे हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। उसके अलावा है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट पढ़ सकते हो जैसे कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर क्या है, और कैसे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर सकते हो? आंदोलन कर सकते हो, चिपको मूवमेंट वगैरह पढ़ सकते हो आप इसमें, और भी आप मुझे बता सकते हो। मैंने 3 वेज तो आपको बता दिए। फिर है नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम जो होता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम होता है वहां पे अगर सोसाइटी में डिफरेंस है तो उन लोगों को दबाया जाता है। इंडिया में मैं जो बोलना चाहती हूँ बोल सकती हूँ, दो देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन इन राइट टू स्पीच, लाइक आई कांट अब्यूज यू हियर ऑफ कोर्स, पर मेरा जो मन है, जैसा मन है, जो चीज आवाज उठाने का मन है, आई कैन से दैट, बट नॉन डेमोक्रेसी में सप्रेस किया जाता है। फिर है कंडीशन फॉर सक्सेस। व्हाट इज द कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ दिस एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी? सबसे पहले आता है मेजॉरिटी मस्ट वर्क विद द माइनॉरिटी फॉर जनरल रिप्रेजेंटेशन। मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी मस्ट वर्क विद माइनॉरिटी। यस, जो ये रिजर्वेशन और ये सब होता है तो मेजॉरिटी इज वर्किंग विद माइनॉरिटी। यहाँ पे मेजॉरिटीज चाहती है कि माइनॉरिटीज का से भी आ पाए। फिर आता है सेकेंड पॉइंट विच इज रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट ऑप्रेस माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अगर मेजॉरिटी का रूल है तो इससे माइनॉरिटी कम्युनिटी, आपने मेजॉरिटेरियनिज्म पढ़ा होगा श्रीलंका वाले केस में, तो वो कहता है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी का रूल है तो इट शुड नॉट ऑप्रेस माइनॉरिटी, यानी कि किसी को रिलीजन रेस इनके बेस पे अगर एक रिलीजन का रेस है, वो है रूल है, तो दूसरे रिलीजन को नहीं दबाना है। समझे? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, इसमें ये कहना चाहता है कि व्हाट आर दी सुपीरियर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम पढ़ रहे हैं रिकॉग्नाइजेस डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। हाउ डिग्निटी इज इंश्योर्ड? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स हैं जिसका हमने इंस्पिरेशन लिया था यूएसए से, तो वहां पे डिग्निटी इंश्योर हो रही है। डिग्निटी कैसे इंश्योर होती है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ओके, राइट टू लाइफ। इट एम्पावर सिटीजन टू डिमांड एंड रिक्वेस्ट। यस, अगर हमें लोग इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, आर्टिकल 17, 15, 16 ये सब किसकी बात करते हैं कि हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर आता है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है? विमेन ने बहुत स्ट्रगल करा इक्वालिटी रिस्पेक्ट के लिए, सबको पता है। वोटिंग राइट्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि विमेन को वोटिंग राइट्स बहुत ही लेट मिले थे। फिर है कास्ट
इनइक्वालिटीज इंडिया में कम हुई है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देखी है, यानी कि अगर आपने 18 जनवरी वाली मेरी क्लास देखी है, तो ये पॉइंट मैं नहीं समझाऊंगी यहाँ पे। अगर नहीं देखा तो 18 जनवरी वाली क्लास देखो, कल वाली क्लास देखो, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कास्ट इनइक्वालिटीज और विमेन का इशू कैसे परसिस्ट हो रहा है अभी तक, ड्यू टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ड्यू टू सेक्युलर स्टेट का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है, वैसे करके। सिग्निफिकेंस, डेमोक्रेटिक राइट्स इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म पीपल इनटू अवेयर एंड एक्टिव सिटीजंस, बिल्कुल, क्योंकि हमें हमारे अधिकारों का पता है। आ जाओ फिर, ये है एग्जाम्पल, सब इसको रिमेंबर, मैं इसको समझा देती हूँ कि यहाँ क्या लिखा है, पर अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबको ये डेटा याद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब आप आगे एग्जाम में आंसर्स लिखोगे, तो अगर आपके एग्जाम में आंसर्स में डेटा लिखा होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, आपके लिए ही बढ़िया है। और अभी H2O का ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है क्लासेस, क्या दिक्कत आ रही है, बताना सब। H2O ब्रेक डन, H2O ब्रेक हो गया है, शुरू करें, आगे करें स्टार्ट। ठीक है, की ग्राफ, टेबल एंड एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका डेटा क्या है, यानी कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स का जो डेटा है। हमने जब जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट हमने पढ़ा है, उसमें भी मैंने आपको 2 स्लाइड्स में डेटा दिया है। ठीक है, तो प्लीज व्हेन यू आर राइटिंग अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू बेटा कि प्लीज आप ये जो डेटा है वो जरूर लिख कर आना। ओके, की ग्राफ, टेबल एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब बताता है कि डिक्टेटोरियल रिजीम में इतनी ग्रोथ है और डेमोक्रेटिक रिजीम में इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है। तो यहाँ पे तो साफ बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ ज्यादा हो रही है, डिक्टेटोरियल रिजीम में, और इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ ज्यादा हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ कम हो रही है, डेमोक्रेटिक वाले में। लेकिन हमने उससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती है कि कौन सा नेशन डेमोक्रेटिक है नॉन डेमोक्रेटिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इस पे भी डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस पे भी डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उन सब पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। अब आ जाओ इस पे, क्या बोलते हैं, ये डेटा जिसपे हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और डेनमार्क के कंपैरिजन में, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसको आप डेटा याद कर लेना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, नन्नूज केस, यस, ये आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है, उस पे केस स्टडी आ सकती है, तो वो बॉक्स आपको देख लेना है। बट उस बॉक्स का मतलब क्या है वो मैं सारी स्लाइड्स में सेम चीज बोल रही हूँ, सेम चीज वहां पे लिखी है। वो हाईलाइट करता है हाउ डेमोक्रेसी इनेबल सिटीजन टू होल्ड ऑफिशियल अकाउंटेबल। यस, किसके थ्रू, आरटीआई के थ्रू। आरटीआई कब आया था, 2005 में। पब्लिक ऑफिसर को हम मांग सकते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन दो, ये सब मैं 10 बार आपको यहाँ पे बोल बोल के बता चुकी हूँ। तो दिस इज कंप्लीटेड, ये डेटा सब याद कर लेना। मैं यहाँ पे ये इरेज कर रही हूँ ताकि अगर किसी को डेटा का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मेरी बैड हैंडराइटिंग की वजह से आपको लोगों को दिक्कत ना हो। यार एक यार सर, पता है कितना मजाक उड़ाते हैं मेरी हैंडराइटिंग का, इतनी गंदी है क्या? चलो ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेना। नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहले फिर आते हैं एक्सरसाइजेज, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन एंड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट डेमो सच एज कंडीशंस फॉर, ये सब हम कर चुके हैं। अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी चैलेंजेस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब एक्सरसाइजेज हैं। ये स्लाइड फिर आ गए हैं क्वेश्चंस पे। अब आप देख रहे हो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर हमारा आधे घंटे में खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या है, बाकी सारे चैप्टर्स में तो इतना टाइम लगा था मैम, लेकिन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इतनी जल्दी क्यों हो गया? विच क्लियरली शोज बेटा कि ये चैप्टर में पोर्शन कम है, सेम चीज रिपीटेड है, हर चीज के थ्रू वो आपको डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी का या तो कंपैरिजन बता रहा है, या डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हो रही है, और वो जो हेडिंग की थी रिस्पॉन्सिव अकाउंटेबल गवर्नमेंट वाली, उसकी बात हो रही है। सब चीजें इसी के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली हैं।
तो आपको ये 5 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं आपके, 4 पहले हो चुके हैं, आज 19 जनवरी को ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ पॉलिटिकल साइंस खत्म। मंडे से मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर। मिस कर रही हूँ यार मैं आप लोगों को, आप लोग लाइव पे नहीं हो। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी? तो मैं अब मेरे पास वो लाइव नहीं है आज, तो यहाँ पे वो तो है नहीं कि मैं आपसे पूछ सकूँ इसका क्या आंसर होगा, तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी इन, ये कितना चटकीला कलर आई चूज, सॉरी। हाँ, तो व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी? ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी का मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भी एक ट्रांसपेरेंसी का हथियार हैं। उसके बाद आता है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट? ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी पब्लिक का राज होता है यार, पब्लिक का राज है। और क्या है? 1 वोट 1 वैल्यू, बस यही सब तो लिख के आना है, और क्या लिखना है, यही सब तो है। फिर है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल? इसमें आपको वो भी पूछ सकता है, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। एमसीक्यू में आपको दे देगा मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटर, मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटर, और एक कुछ और दे देगा आपको, थियोक्रेसी दे देगा, थियोक्रेसी। तो कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा लाइकली है टू बी एक्सेप्टेबल? तो इसका आंसर इज सिंपल, विच इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा लाइकली है, डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? बिकॉज मी एंड यू आर इक्वल, राइट टू स्पीच, फ्रीडम एक्सप्रेशन, इलेक्शन कमीशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सब लिखाना जो पढ़े, जो पॉइंट लिखने का मन करे लिखाना। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्जंस विद एग्जाम्पल्स। तो इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप इंडिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बेल्जियम, आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। आपको जिसका मन करे आप उसका एग्जाम्पल दो। आपको इंडिया का देना है आप इंडिया का दो, बेल्जियम का देना है आप बेल्जियम का दो, ठीक है। फिर देखो पूरा आ गया, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज इन द फॉलोइंग वेज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देकर। यस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? जो माइनॉरिटीज हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और विमेन, उनको सीट्स का रिजर्वेशन देते हैं डेमोक्रेसी में। सिर्फ सीट्स में नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी चीज है, जॉब्स में देते हैं, कॉलेजेस में देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कह सकते हैं, बट कॉलेजेस में देते हैं, जॉब्स में देते हैं, सब में देते हैं, ठीक है। तो उससे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। एक इक्वल वेजेस का रेन्यूमरेशन एक्ट भी है, वो भी सब बताना कौन से ईयर में हुआ था। फिर है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यस, अगर किसी दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो डेमोक्रेसी में आप मार धाड़ नहीं कर सकते हो, आपको पीसफुली ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी होएगी तो पॉलिसीज बनेंगी। जैसे कि इंडिया, यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल दिया है। इंडिया में पॉलिसीज हैं जैसे कि रिजर्वेशन हम पढ़ चुके हैं, इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में भी मैंने आपको बता दिया है। शोकेसिंग इट्स कमिटमेंट टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, इसमें आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो विच इज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी और ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ डज डेमोक्रेसी इंश्योर द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स? ये आप सबका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज मुझे इसका आंसर आप लोग देना। और अगर चीटिंग कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले दूसरी स्लाइड में यही क्वेश्चन का आंसर बताया था। अरे नहीं, होमवर्क क्वेश्चन कैसे हो, मैंने इसका आंसर दे रखा है। सॉरी, रुको, नहीं है ये होमवर्क क्वेश्चन, मैंने तो आंसर ही दे दिया आगे, ठीक है। तो हाउ डज डेमोक्रेसी इंश्योर? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। यस, वी हैव डिस्कस कि डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स हैं, हम हमारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिलीजन, रेस कुछ भी हो। और राइट टू लाइफ, हमारे पास राइट टू लाइफ है,
फिर है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क कैसे है? बिकॉज वी हैव अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी गलत होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन विल उसको पनिश कर देगा थ्रू मेनी प्रोसीजर लाइक फंडामेंटल राइट्स। फिर है सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन। यस, इंडिया में सिविल सोसाइटी बनती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनती हैं। सिविल सोसाइटी बनती हैं और क्या बनती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। व्हाट इज सिविल सोसाइटी? कोई मुझे पूछेगा मैम व्हाट इज सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी क्या है? एनीथिंग विच इज नॉट गवर्नमेंट, एनीथिंग विच इज नॉट गवर्नमेंट और स्टेट, सिविल सोसाइटी। अब मैं बताती हूँ, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 का, वो भी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट के तहत ही आया था। उन लोगों ने बोला, मजदूर किसान शक्ति संगठन एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, उन्होंने कहा कि वी सीक इंफॉर्मेशन फॉर आवर पर्सनल डिग्निटी फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर ट्रांसपेरेंसी। आप चाहो तो सीबीएसई का भी आपको लगता है कि कुछ झोल झाल हुआ है एग्जाम में, तो यू कैन फाइल एन आरटीआई एंड दे आर ऑब्लिगेटेड टू सेंड यू द डेटा पॉइंट्स। अरे हो गए, ओके ओके, चलो क्लास खत्म हो गई है, क्लास हो गई है खत्म। देख रहे हो कितनी जल्दी, इन ऑलमोस्ट, मैंने कहा था क्लास शुरू होने से पहले कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर करवा दूंगी, बट नाउ आई एम सेइंग कि इन 40 मिनट्स, बस 40 मिनट के अंदर। देख लेते हैं टाइम क्या हो गया। देखो 45 ही बज रहे हैं अभी, मतलब मैं टाइम रिवील कर दिया कब रिकॉर्ड हो रही है ये। चलो, तो इसका मतलब 40 मिनट के अंदर अंदर मैंने एकदम अच्छे से आप लोगों को आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करवा दिया है। तो अब मैं आपको बता दूं, क्या फर्स्ट चैप्टर क्या था, भूल गई। पावर शेयरिंग डन, फेडरलिज्म डन, पॉलिटिकल पार्टीज डन, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट डन, एंड ये कौन सा था, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी डन। 5 चैप्टर्स आपके एकदम पूरे हो चुके हैं। अब हम मंडे से मूव करने वाले हैं हिस्ट्री में। आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर द पार्टिसिपेशन दैट यू गाइज हैव शोड ऑन इन दिस सीरीज। योद्धा क्रैश कोर्स लेना मत भूलना, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो योद्धा क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। सब वापस डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ना है तो योद्धा क्रैश कोर्स सब ज्वाइन कर ले। मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट सेशन में, उसके लिए बाय बाय। सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में सब बता देना। ओके बाय।